कैसे हो बच्चों। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में जो हम लोग रिस्पायरेशन से शुरू करेंगे और एक्सक्रीशन पे जो है जाके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। ज़्यादा लेक्चर को लेंदी नहीं बनाते हुए 1 घंटा के अंदर जो हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो है रिस्पायरेशन से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है सारे टॉपिक को नोट से करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन आते हैं आपके लाइफ प्रोसेस से। कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है यहाँ से। फिक्स कुछ क्वेश्चन से सीबीएसई के वही आपसे पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। वैसे जो है इसके बाद जो हमारा लाइफ प्रोसेस पे एक फाइनल पीवाईक्यू सेशन होगा। पिछले वाले जो है चैप्टर पिछला जो हमने लाइफ प्रोसेस का टॉपिक कवर किया था उसमें जो है आपको साथ ही में सारे पीवाईक्यू करा दिए गए थे। एक एक पीवाईक्यू जो आपके आज तक जितने आए हैं सारे करा दिए गए थे, लेकिन इस सेशन का जो है पीवाईक्यू आपको अगले वीडियो में मिलेगा। शुरू करते हैं बच्चों रेस्पायरेशन, ठीक है। क्या होता है बच्चों रेस्पायरेशन? सबसे पहले समझो तुम लोग। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्या होता है बच्चों? हम लोग जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, रेस्पायरेशन नहीं कहते हैं। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिससे जो है हम लोग एनर्जी बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग एनर्जी बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो सांस जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं बच्चों, उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। इस चीज़ को समझो। इट कैन ऑल्सो बी सिंपली डिफाइंड एज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ द फाउल एयर, ठीक है ना। ब्रीदिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनटेक ऑफ द आपका फ्रेश एयर और रिमूवल ऑफ द फाउल एयर, डेट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज एन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसको हटाओ। रेस्पायरेशन की बात करें बच्चों, वेयर रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर एंड एनर्जी। जब हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे बच्चों तो 3 जो हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीनों स्टेप में क्या आपका बनेगा? साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होगा, ठीक है ना। एनर्जी के रिलीज होने का हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं। तो रेस्पायरेशन में क्या होगा? फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जानते होंगे, ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपका फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड किस फॉर्म में? आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। आ गया। ब्रीदिंग की बात करें तो बच्चों ब्रीदिंग में 2 आपका प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपायरेशन। तो सांस लिए तो इंस्पिरेशन, सांस छोड़े तो एक्सपायरेशन। इसको जो है हम लोग आगे जो है हम लोग जो है कंपैरिजन डिफरेंस के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट आप डिफरेंस एग्जाम में छाप के आ सकते हो। आगे आओ बच्चों। ये जो बात हो रही है बच्चों आपकी रेस्पायरेशन की बात हो रही है, किसकी? रेशन की। कलर आपको अगर विजिबल नहीं है तो ब्लैक में ले रहा हूँ। ये सारे नोट्स जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी सारे पीडीएफ भी हमारे लाइव प्रोसेस तक के अपडेट हो गए हैं, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आ गया। और सारे जो है वाइट कलर पेज में मिलेंगे, तो आप आराम से उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, समझे। आ गया। तो क्या हुआ? फूड या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिला। स्टेप को क्या बोले हम लोग? प्रोसेस को क्या बोले? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज, फूड के आपका ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपका एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी आपका रिलीज हुआ, आप कहोगे रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में बच्चों कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है बच्चों, और दूसरा जो होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, और तीसरा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो आपका जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन ही को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक ना। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग में आपका क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो आपका और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक ना। लंग्स से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर, आपका लंग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया आपका, और जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आपके अंदर गया, ठीक है ना। इसी को जो हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या हो बच्चों? आपका गैस का एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में, इसको आप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं बच्चों। और इंटरनल रेस्पायरेशन में बच्चों क्या होगा? इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन, देखो बच्चों ऑक्सीजन आपका कहाँ पहुँच गया? लंग्स के पास पहुँच गया, आपको मालूम है।
हैं, छोटे क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। आगे आओ। अब तुम्हारा जो है ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया बच्चों? लंग्स में पहुंच गया। लंग्स से जो आपके एक एक टिश्यू में, सेल में पहुंचना है, तो उसको पहुंचाने का आपके पास एक ही जो है माध्यम है, वो आपका टिश्यू है। तो आपके लंग्स और ब्लड के बीच में जो है, जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, इसको जो आप क्या बोलोगे बच्चों? इंटरनल रेस्पायरेशन। अगला जो आएगा आपका सेलुलर रेस्पायरेशन। इसके बाद क्या होगा बच्चों? ब्लड से कहाँ जाएगा? तुम्हारे सेल या टिश्यू के पास जाएगा बच्चों। वहाँ पे ऑक्सीजन का जो है यूटिलाइजेशन होगा बच्चों, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, और तुमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बच्चों, और वाटर मिलेगा, और तुमको जो चीज़ चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए बच्चों, अलग अलग प्रोसेस को बच्चों चलाने के लिए बच्चों, अपने लाइफ साइकिल को भी चलाने के लिए, तो एनर्जी आपको यहीं से मिलेगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उठ के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन आता है, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ये जो है पीवाईक्यू आते रहता है, और एनसीईआरटी का जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है किताब के अंदर, अभी हम लोग देखेंगे। आगे बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा तेज हो रहा बच्चों तो आप लोग एक बार जो है पीछे करके देख लेना, लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बच्चों, आप ही को समय जो है कम है, आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि दो ओपनिंग्स होती है, एक आपका माउथ का होता है, एक आपका नॉस्ट्रिल का होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि उसके बाद जो ये जाके दोनों फेरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स में दोनों ओपनिंग खुलती है, ठीक है ना। अंदर जो है एक्सटर्नल नरेस होता है, वो लेक्चर नहीं देखा है वहाँ पे, आपको वो लेक्चर देख के आओगे यहाँ पे तो उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो फेरिंग्स आपका कॉमन ओपनिंग था। फेरिंग्स से दो ओपनिंग है, एक तुम्हारा फूड पाइप था जिसको एसोफेगस कर रहे थे, ठीक है ना, और एक तुम्हारा लैरिंग्स था जिसमें एयर तुम्हारा जा रहा था। तो उस लैरिंग्स वाले पाथवे के हम लोग अब फॉलो करेंगे। जो अभी मैं आपको पाथवे बता रहा हूँ, तो ये पाथवे आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसकी जो है आपको रिटर्न में आने की संभावना जो है बहुत कम है, ठीक है ना। इसको भी आप दिमाग में रखो, ठीक है। तो आपका नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल आपका बच्चों, नॉस्ट्रिल से आपके नेजल चैम्बर में जाएगा बच्चों। ये जो है आपका नेजल चैम्बर या पैसेज है बच्चों, वहाँ से क्या गया? फेरिंग्स में गया, ठीक है ना। यहाँ पे नॉस्ट्रिल से आपके ये जो पूरा पैसेज है, इसको नेजल पैसेज का है, वहाँ से यहाँ पे आपके जो स्पेस है बच्चों, वहाँ आपके फेरिंग्स में पहुँचा। फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगा बच्चों, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगा बच्चों, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से बच्चों रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आपका अल्वेलर सैक में जाएगा बच्चों, और अल्वेलर सैक से आपके फाइनली जो है आपका जो है ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन जो है आपका अल्वेली में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको मालूम है अल्वेली में जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है ना। अल्वेली का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? ये भी जो आप बोर्ड में पूछा जाता है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बलून लाइक स्ट्रक्चर। बस इतना जो आप बस हल्का जो इसका आइडिया रखना, 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा। पहला क्या है? नॉस्ट्रिल से नेजल नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज, वहाँ से फेरिंग्स लैरिंग्स तो सबको याद होगा। उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स बच्चों, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से अल्वेलर सैक, उसके बाद जो है अल्वेली ऑफ लंग्स में चला जाता है। तो बच्चों जो ब्रोंकियोल्स तक के आपके जो ब्रोंकियोल्स तक के जो जोन होता है उसको हम लोग कंडक्टिंग जोन कहते हैं। वहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, ठीक है ना। तो आपके नाक में भी जो फाइन जो है हेयर्स होते हैं, उससे भी आपका ब्लड, आपका जो है एयर का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो डस्ट आपका वहाँ पे रह जाता है, जो म्यूकस के फॉर्म में जो आपका निकलता है, ठीक है ना। और आपका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से मिला दिया था, जरूरी नहीं आपका जो एयर ले रहे हो उसका टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से जो आपका सेम है, तो उसी जो है आपके कंडक्टिंग जोन में जो उसके टेम्परेचर को उससे बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डायग्राम देखते हैं। आगे आओ। नॉस्ट्रिल से बच्चों तुम्हारा गया, ठीक है ना, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, ठीक है ना। ये ओपनिंग तुम्हारी एसोफेगस से स्टोमक में जा रही थी, डाइजेशन हो गया, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ से नहीं जाएगा बच्चों, यहाँ से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से तुम्हारा इधर से होते हुए लैरिंग्स में गया बच्चों, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ठीक है ना, लैरिंग्स से आपका ट्रैकिया में गया बच्चों, ट्रैकिया से तुम्हारा ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बच्चों, और अल्वेली में पहुंच गया, ठीक ना, अल्वेलर सैक के अल्वेली में आपका पहुंच गया, ठीक है ना। अल्वेली में आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। आगे बच्चों 3 पाथवे हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं, सीधे एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बच्चों, ये नोट्स से जो है बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आओ, 3 पाथवे पढ़ना है हमको, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन पढ़ना हमको 3 पाथवे से। तो क्या होता है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों। तो ग्लूकोज का जो अगर आप फार्मूला आप लिखने चाहोगे बच्चों, तो आपको मालूम था, हम लोग पिछले लेक्चर में कहे CN H2N और ON, ठीक है ना, यानी जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन,
और जो है कार्बन का डबल जो आपका हाइड्रोजन होता था। तो कार्बन कितना होता था C6, तो हाइड्रोजन जो है डबल H12 और O6, ठीक है ना। ये जो है ग्लूकोज जो है बच्चों आपके जो बॉडी में अलग अलग पाथवे में जाएगा बच्चों, और अलग अलग सिचुएशन में जाएगा, और इस सिचुएशन में किस जो है भाग में टूटता है बच्चों, कितने पार्ट्स में टूटता है बच्चों, और क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यही जो है फ्लो चार्ट आपको बता रहा है। तो आपके साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जो है आपका पायरुवेट में टूट जाता है बच्चों। इस पायरुवेट को जो है पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुविक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। पायरुविक एसिड दिया रहा है या पायरुवेट दिया रहा है। तो आपको पता है ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ऐसा ही तुमको एग्जाम में पहुंचाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज क्या है तुम्हारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, प्लस एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो बोर्ड वाला तुमको बोलेगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो एक्स आपका कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स जो आपका ग्लूकोज है उसका जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहाँ पे लिख के आओगे। एग्जामिनर से कहेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल जहाँ बोला तो आप पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है आप लिख के एग्जाम में आओगे। इस तरह से फंसाता है। इसके बाद जो बच्चों 3 स्टेप फॉलो होता है, कितना 3 स्टेप फॉलो होता है बच्चों, या 3 सिचुएशन आपके पास होती है। एक ऐसा सिचुएशन होता है बच्चों जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन होगा ही नहीं। तो ये जो होता है बच्चों, यहाँ पे जो आपका क्या बनता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अगर इथेनॉल का केमिकल फार्मूला की बात करें तो हम लोग कार्बन इस कंपाउंड को जस्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं बच्चों। तो ये जो होता है तुम्हारा CH3CH2OH, अब लिख सकते हो OH ऑल लिखा है बच्चों। तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, ईथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है ना। और हम लोग सबको जो अल्केन लेके बनाते थे बच्चों, एक कार्बन को हटा के जो हम लोग OH जोड़ देते थे, ठीक है ना। आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकल गया, ठीक है ना। तो इथेनॉल जो है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, 2 कार्बन का जो है कंपाउंड है, ठीक है ना, आपका इथेनॉल। तो तुमको बोलेगा कि जो है तुम्हारा एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, एक 6 कार्बन कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में जाता है बच्चों। कहाँ जाता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में जाएगा बच्चों, और वो एक 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, ठीक है ना, या फिर मॉलिक्यूल में टूट गया बच्चों। और वो एब्सेंस ऑफ आपके ऑक्सीजन में एक 2 कार्बन का जो है कंपाउंड या फिर आपका मॉलिक्यूल बना लिया। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स आपका ग्लूकोज हो गया, केमिकल फार्मूला लिखने के आप लायक हैं, ठीक है ना। और आपका वाई जो हो गया पायरुवेट हो गया या पायरुविक एसिड हो गया, और आपका जेड क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला आपके पास सिचुएशन आ सकता है बच्चों, आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ऑक्सीजन गायब है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत कम है आपका, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। तो इसमें जो आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, उसका क्या नाम है, तुम बोलोगे लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी का रिलीज हो जाएगा बच्चों। इसमें हम लोग एक और तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा। अगला जो है बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का जो है आपके पास प्रेजेंस बहुत सारा होगा। तो ऐसा जो सिचुएशन आता है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों, जो हम लोग रेस्पिरेशन पर का है वही जो है यहाँ पे स्टेप फॉलो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी आपका निकल जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात जब आती है बच्चों, तो ये मसल सेल में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों जब एथलीट या हम लोग जब दौड़ते हैं बच्चों, तो हम लोग जब दौड़ते हैं तो बच्चों, या फिर बहुत दिन पे खेलते हैं बच्चों, ठीक है ना, मसल में क्रैम्प आ जाता है। तो ये क्रैम्प क्यों आता है बच्चों, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से आता है। तो एग्जाम में पूछता है वाई मसल में क्रैम्प आते हैं, तो तुम लिखोगे आंसर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, इस वजह से तुम्हारा मसल क्रैम्प होता है, ठीक है ना। तो मैं उसमें क्या होता है, तुम लगातार दौड़ रहे हो बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है तुम्हारे अंदर बहुत कम जा रहा है। तो ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर कम जा रहा है, तो वह तुम्हारे सेल और टिश्यू में जो है ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या होगा, तुम लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है बच्चों लेकिन कम पहुंच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है तुम्हारा, जिसको तुम लैक्टिक एसिड कहते हो। वही लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है बच्चों, और तुमको तुम्हारे मसल में क्रैम्प आ जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट हो गया। दूसरा है बच्चों ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, तो इसको हम लोग किस प्रोसेस में यूज करते हैं बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिख के भी आता है तुम लोग को, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी दारू बनाने के प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिख के तुमको बोर्ड में आएगा। तुमको पता होना चाहिए इथेनॉल की बात हो रही ईस्ट में जो है, जो हम लोग ईस्ट
जो है यूज़ करते हैं वहाँ पे अल्कोहल बनाने में। तो वहाँ पे आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका एनर्जी। तो हम लोग जब कार्बन कंपाउंड पढ़े थे वहाँ पे देखोगे इथेनॉल जो आपका हर जो अल्कोहलिक ड्रिंक का मेन जो है इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में बच्चों क्या बना लेता है, इथेनॉल, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इथेनॉल ईस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग बनाने के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है। हम लोग क्वेश्चन से भी इसको देखेंगे। तो आप बस इतना याद रखो, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोला तो ग्लूकोज, 3 कार्बन में टूट गया साइटोप्लाज्म में, तो पायरुवेट अलग अलग इसमें चला गया बच्चों, साइटोप्लाज्म में जो है तुम्हारा जाके कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में बच्चों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है बच्चों तो तुम्हारा इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड और तुम्हारा लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तुम्हारा रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। आ गया बच्चों, ये तुम्हारा पूछा जाएगा। आगे जो पूछा जाएगा तुमसे एटीपी, जो एनर्जी बनता है बच्चों वो सारा जो है एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में बनता है। तुमको मालूम है हम लोग को हर एक काम करने के लिए जो है एटीपी की ज़रूरत होती है, हर एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो एटीपी तुम्हारा जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, 9th क्लास में पढ़े होगे। हर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस के लिए एनर्जी जो रिलीज होता है बच्चों प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन के दौरान, तो उससे जो है हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है ना। तो आपका एडीपी के पास जो है तुम्हारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, एडीपी लिखा हुआ बच्चों, तुम्हारा एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एटीपी बन जाता है। एडेनोसिन, देखो ये तुम इसको जो फुल फॉर्म अगर बोलोगे इसका तो तुम लोग जानते होगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। 9th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, एडेनोसिन ट्राई तुम्हारा फॉस्फेट 9th क्लास में तुमको सेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, वीडियो देख रहेंगे, वो जानते होंगे, ठीक है। आगे आओ, तुम लोग भी जानते ही होगे। और तुम्हारा इसी तरह एडीपी क्या होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट मिल गया तो ट्राइफॉस्फेट तुम्हारा बन गया, ठीक है ना। तो इस जो एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करके एटीपी बना रहे हैं। बाकी तुम लोग देख लो कि तुम्हारा इंडोथर्मिक प्रोसेस है, बस तुमसे यही यहाँ पे पूछा जाएगा। आगे आते हैं हम लोग नोट्स पे, बच्चों। तो यहीं पे लिखा तुमको 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन, एनर्जी भी रिलीज होता है बच्चों, ईस्ट में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपका साइटोप्लाज्म में होता है। पहला 2 स्टेप जो आपका लैक्टिक एसिड वाला और आपका जो है इथेनॉल वाला साइटोप्लाज्म में होता है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वाला जो प्रोसेस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। और एक और बात करें बच्चों, पहला जो स्टेप आपका लैक्टिक एसिड और आपका इथेनॉल वाला, वो दोनों जो प्रोसेस जो है आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन में होता है। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है ना, या फिर बहुत ही कम हो, एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं बच्चों। और लास्ट जो है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन, इस तरह से भी आपको फंसाने की बोर्ड वाला कोशिश करेगा। तो पहला 2 प्रोसेस आपका एनारोबिक, इसके बाद एरोबिक, इसके भी डिफरेंस को जो है हम लोग लिख कर लाए हैं, इसको भी हम लोग तुरंत करते हैं। आओ बच्चों, तुम्हारा एरोबिक रेस्पायरेशन और एनेरोबिक रेस्पायरेशन में बोर्ड वाला डिफरेंस पूछता है, एनसीईआरटी का तुम्हारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन उसका उल्टा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। याद रखना, एरोबिक, ठीक है ना, ऑक्सीजन, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पायरेशन तुम्हारा कहाँ होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। और एरोबिक रेस्पायरेशन में तुम्हारा इन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता था और तुम्हारा एनर्जी बनता है। इसी तरह एनारोबिक रेस्पायरेशन में अगर इन प्रोडक्ट बोले तो तुम बता सकते हो, अच्छा सर एनारोबिक बोल रहे हैं तो आपका जहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं था वो वाला होगा, तो आपका लैक्टिक एसिड और इथेनॉल हो जाएगा। तो बच्चों यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा अल्कोहल बच्चों, इथेनॉल, ठीक है। आ गया बच्चों, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, एरोबिक रेस्पायरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, 38 एटीपी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जब तुम्हारा रेस्पायरेशन हो रहा है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन हो रहा है, एरोबिक हो रहा है, ठीक है ना, एरोबिक हो रहा है बच्चों। कितना एटीपी बना बच्चों, ये भी याद रखना। अभी हम लोग जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर किए थे, वहाँ पे क्वेश्चन आया था 38 एटीपी बनता है, ठीक है ना। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आएगा, हर साल रिलीज करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा पायरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तुमको दे देता है। लेकिन अगर एनारोबिक पाथवे की बात करें बच्चों, पाथवे भी लिखेगा एनारोबिक या एरोबिक पाथवे, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो है इथाइल अल्कोहल बना लेता है बच्चों, या फिर लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। ये ईस्ट या बैक्टीरिया इथाइल अल्कोहल बनाने में काम आता है। लैक्टिक एसिड कहाँ बनाता है बच्चों, मसल्स में आपका फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे मसल्स क्राइम आपको फर्दर आता है, ठीक है ना। तो आप रेस्पायरेशन को
एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को इस तरह से आप बोर्ड में करके एकदम आराम से आ सकते हो, क्योंकि आप जो है वो जो है फ्लो चार्ट पढ़ के आए हो, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। आ गया बच्चों, हमने रिस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। पहले जो हम लोग ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ लिए, ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड, साइटोप्लाज्म में जाके पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया बच्चों। कहाँ पे हुआ था बच्चों, साइटोप्लाज्म में हुआ था। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका पायरुविक एसिड में टूट जाता है बच्चों, और जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है 6 कार्बन एटम का बना हुआ होता है बच्चों, और पायरुविक जो है 3 कार्बन एटम का आपका बना हुआ था। क्या तुम बता सकते हो इथेनॉल कितना कार्बन एटम का बना हुआ रहता है। सर क्या पूछ रहे हैं, सर अभी तो बताएं 2 कार्बन एटम का। इसी तरह अगर तुमसे पूछें लैक्टिक एसिड कितना कार्बन का, सर क्या पूछ रहे हैं, इसको जो है 3 कार्बन का बना हुआ था। कोई तुमसे लैक्टिक एसिड का तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, ना पायरुविक एसिड का पूछेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। आ गया बच्चों, ये कुछ जो है लाइन को तुम लोग देखते हुए चलो। मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है बच्चों वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिस्पायरेशन पे। जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारा फॉर्म होगा वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन पे फॉलो करेगा, वो एरोबिक हो रहा है या फिर एनेरोबिक हो रहा है। अगर तुम्हारा एनेरोबिक होगा तो बच्चों तुम्हारा लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल हम लोग अभी उसको बोले वो बनेगा। अगर तुम्हारा एरोबिक हो रहा है तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और तुम्हारा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना, उधर भी एनर्जी रिलीज होगा बच्चों, ठीक है। आगे और रिस्पायरेशन में जो है 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक जो होता है तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है तुम इनटेक करते हो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी रिस्पायरेशन में तुम्हारा ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होता है। पहला क्या है, रिस्पायरेशन में पहला कुछ जो इन्वॉल्व है वो तुम्हारा ब्रीदिंग है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है बच्चों उसको ब्रीदिंग कर दिए, पहला जो स्टेप है। दूसरा जो है तुम, पहला है ये तुम्हारा, दूसरा जो होता है तुम ब्रेक डाउन करते हो सिंपल फूड का, जिससे तुमको एनर्जी मिलता है सेड में, यानी फूड का तुम ऑक्सीडेशन करते हो बच्चों, जिससे तुमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलता है बच्चों। ये तुम्हारा रिस्पायरेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, पहला ब्रीदिंग, दूसरा जो तुम ऑक्सीडेशन करते हो फूड का, ठीक है ना। पहला तुम लिखो ब्रीदिंग, दूसरा जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गिव तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी रिलीज होता है बच्चों सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान, ठीक है ना, उसको तुरंत हम लोग यूज़ कर लेते हैं बच्चों, किसके के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जिस मॉलिक्यूल को एटीपी कहते हैं, जो एनसीईआरटी के तुम्हारे ऑरेंज रंग के डब्बे में दिया था, ठीक है ना। तो जैसे एनर्जी जो मिला उस एनर्जी को हम लोग एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर करके रख लेते हैं। आगे बच्चों लंग्स की बात करते हैं। लंग्स जो होता है तुम्हारा हॉलो और इलास्टिक ऑर्गन होता है बच्चों, तुम्हारा प्रेजेंट एनोटोमिकली कहाँ पे, एयर टाइट चैम्बर में होता है बच्चों, थोरेसिक चैम्बर होता है यहाँ पे, पूरा जो चैम्बर जो है थोरेसिक चैम्बर, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है ना। इसको जो है देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा डॉर्सली जो है वर्टेब्रल कॉलम, पीछे वाले पार्ट को हम लोग डॉर्सल पार्ट कहते हैं, आगे वाले को वेंट्रल पार्ट कहते हैं। डॉर्सली तुम्हारा वर्टेब्रल कॉलम, पीछे वाली हड्डी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे ज्वाइन है बच्चों, तुम्हारा लंग्स वर्टेब्रल कॉलम से डॉर्सली, और तुम्हारा वेंट्रली किससे ज्वाइन है बच्चों, ये जो बीच की जो हड्डी होती है, ठीक है ना, ब्रोक लेसनर जो अपना टैटू बना के रखता है, ठीक है ना, वो जो हड्डी जो यहाँ पे स्टर्नम कहते हैं बच्चों। तो आपका वेंट्रली आगे की तरफ, स्टर्नम से होता है बच्चों लेटरली बाई रिप्स, ठीक है ना। साइड में जो है तो आपका रिप्स से, लेटरल मतलब साइड, ठीक है ना, ठीक है, उससे किससे होता है, रिप्स से होता है लेटरली, और आपका लोअर साइड नीचे जो होता है डायफ्राम से होता है, ठीक है ना। अभी आपका इंस्पिरेशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आएगा डायफ्राम, ठीक है। आ गया बच्चों आ गया, ये जो हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। आ गया बच्चों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अगला जो है तुम्हारा क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक ब्रीदिंग साइकिल बच्चों 5 सेकंड का होता है, 2 सेकंड तुम जो है सांस लेते हो, 3 सेकंड सांस छोड़ते हो, ठीक है ना। आगे इनहेलेशन में क्या होता है तुम्हारा, ये जो पूरी कैविटी है थोरेसिक कैविटी, सांस ले रहे हो बच्चों, सांस लो तो तुमको लग रहा है कि ये फूल रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हारी थोरेसिक कैविटी जो है, पूरी जो लंग्स कैविटी है बच्चों, ये जो है तुम्हारी एक्सपेंड कर रही है। जब बैलून में हवा डालोगे तो वो एक्सपेंड करता है, तो सांस लो तो थोरेसिक कैविटी तुम्हारा एक्सपेंड किया बच्चों। सांस लो तुम्हारा लगे रिप्स ऊपर आ गया, ठीक है ना, देखो ऊपर आ जाएगा, रिप्स क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया तो रिप्स अपलिफ्ट हो जाता है बच्चों। और डायफ्राम जो होता है बच्चों, सांस जब लोगे तो अगर कोई चीज़ ऐसे है उसमें हवा भर रही है तो वो सीधे से नीचे जाएगा। बलून है बच्चों, ऐसे अगर बैलून है तुम्हारा, हवा भरोगे तो वो नीचे जाएगा, डायफ्राम तुम्हारा फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। डायफ्राम पहले जो तुम्हारा ऐसे रहता है, सांस लोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा फ्लैट हो गया बच्चों, और तुम्हारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है, और तुम्हारा एयर जो इंटर कर जाता है लंग्स में। तो तुम्हें एग्जामिनर पूछा हाउ एयर इंटर्स द लंग्स, तो तुम लिखोगे तो व्हेन वी इनहेल तो आपका थोरेसिक कैविटी
एक्सपेंड, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, दिस रिजल्ट इन द, क्या होता है, अपलिफ्टिंग ऑफ द रिब्स, आपका रिब्स क्या होगा, अपलिफ्ट हो गया बच्चों, डायफ्राम तुम्हारा फ्लैट हुआ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हुआ बच्चों, और तुम्हारा एयर जो है लंग्स के अंदर इंटर कर गया, कौन सा एयर, जो आपको ऑक्सीजन रिच एयर। इसी तरह एक्सेलेशन में क्या होता है बच्चों, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जो कैविटी सांस लेने में जो कॉन्ट्रैक्ट की थी, सांस छोड़ो, तो ये तुमको लग रहा है क्या, तुमको कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ, तो तुम्हारा थोरेसिक कैविटी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सांस लेकर सांस छोड़ो, तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा रिप्स नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो रिप्स तुम्हारा डाउनवर्ड मूव कर गया बच्चों, और डायफ्राम तुम्हारा ओरिजिनल डोन शेप में आ गया बच्चों। देखो बच्चों, सांस जब तुम लिए थे तो ये ऐसे हो गया था बच्चों, जब अंदर से हवा निकल गई बच्चों तो धीरे धीरे अपने पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन को हम लोग डोम शेप कहते हैं, ओरिजिनल डोम शेप में आपका आ गया। वॉल्यूम ऑफ लंग्स आपका डिक्रीज हुआ बच्चों, और आपका एयर जो है लंग्स से बाहर चला गया, ठीक है ना, इस चीज़ को जो है तुम लोग याद रखोगे। आगे वो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला जो है तुम्हारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, जो धरती पर रहता है, ठीक है ना, जो ज़मीन पर रहता है बच्चों, ठीक है ना, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो जो उनका ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकता है कहाँ पे, जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। लेकिन जो एनिमल बच्चों वाटर में रहता है, वो जो है डिजॉल्व जो है तुम्हारा ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है ना, कैसे करेगा, आगे आओ। तो सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेयर में हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो हम लोग आराम से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन पानी की बात करें तो पानी में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम है, तो बच्चों तो उन जो पानी में जो फिशेज हैं तो उनको भी क्या है, सांस में तो उन्हें भी क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व फॉर्म में कम है, तो बच्चों क्या वो सांस हमसे तेज लेंगे या धीरे लेंगे, तो वो सांस हमसे तेज लेंगे। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड तुमसे पूछता है, और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में भी है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन आपका एक्वेटिक एनिमल इज हाइयर देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन आपका एक्वेटिक एनिमल, तो तुम बोलोगे बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन आपका वाटर आपका बहुत जो होता है लेस होता है, वेरी लेस देन दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द आपका एटमॉस्फेयर, इस वजह से उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, यही आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बोलेगी। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो हो compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism। ये आपका आंसर भी आपका यहाँ से निकल गया बच्चों। आपका जो होता है बच्चों, इसके बाद एक होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है बच्चों, बस पता होना चाहिए, थ्रोट में होता है आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे, ठीक है ना। वो जो आपका एयर पैसेज कोलैप्स नहीं करे, सांस लो तो तुम्हारा एयर पैसेज कोलैप्स नहीं करे, तो कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज से कौन बचाता है, तुम्हारा रिंग ऑफ कार्टिलेज। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग ये जो है तंबाकू वम्बाकू का जो है पढ़ लेना बच्चों, आ जाता है कभी कभी, बोर्ड वाला कभी कभी इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन देता है, तो इसको तुम लोग कर लोगे। ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है क्या है डायग्राम में बच्चों, ये भी पूछा जा चुका है 5 नंबर में, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब वो करेंगे तो ये तुम्हारा काम है ये डायग्राम को बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये तुम्हारा रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है कि आपका जो सांस ले रहे हो तो ये जो आपका ट्रैकिया जो है आपका कोलैप्स नहीं करते, फिर एयर पैसेज जो आपका कोलैप्स नहीं कर पाए, ठीक है ना, एयर पैसेज आपका कोलैप्स नहीं कर पाए, इस वजह से रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। तो यहीं पे लिखो, इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द एयर पैसेज, ठीक है, बस इतना लिख के यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है ना। नेजल पैसेज का आपका गया, तो ये सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो, ये सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो। ये भी देख लो कि स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, साउथ का फिल्म है, ठीक है। आगे आओ। तो बच्चों बॉडी साइज जो एनिमल का अगर लार्ज है तो डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन, अगर बॉडी साइज एनिमल का लार्ज है तो डिफ्यूजन प्रेशर से जो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो सकता हर एक बॉडी पार्ट में बच्चों, डिफ्यूजन से नहीं जा सकता है, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए ऑक्सीजन। देखो बच्चों, अगर हमारा देखो हम लोग की बात करें तो हम लोग बॉडी पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो हमारे में डिफ्यूजन से जो है ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन करते हुए ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो उससे नहीं पहुंच पाता है। तो बच्चों तो हमारे जो है ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल में एक खास पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेमोग्लोबिन हम लोग कहते हैं, तो वो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है बच्चों, और वो है जो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को तुम लोग देख सकते हो, एनसीईआरटी को यहाँ से यहाँ पढ़ लोगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बच्चों तो सोल्यूबल होता है ज़्यादा वाटर में देन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ज़्यादा वो वाटर में सोल्यूबल होता है बच्चों, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है बच्चों डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में, ब्लड। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, डिजॉल्व ब्लड के थ्रू, ठीक है ना, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू,
ठीक है। लेकिन आपका जो है ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है, हेमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है ना, किसके थ्रू, हेमोग्लोबिन। तो आपका रेड ब्लड सेल में पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेमोग्लोबिन पर कहते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन में इस चीज़ को जो हम लोग लिखा लिखा देखेंगे, ठीक है ना। आगे आओ, आगे आओ। तो नोट्स में जो क्वेश्चन थे इस पे जो है डिस्कशन करके हम लोग आगे निकलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है टेस्टिकल ऑर्गेन एनिमल जो होता है तुम्हारा इनहेल करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और तुम्हारा जो है एक्वेटिक एनिमल जो होता है वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो वाटर में करता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, इस वजह से ब्रीदिंग रेट उसमें तेज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन दैट ऑफ द टेस्टियल ऑर्गेनिज्म। तो इसको जो हम लोग अभी तुरंत कवर किए बच्चों, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट में आता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आया जाता है या डायरेक्ट भी पूछा जाता है। हाउ लंग्स इज डिजाइन इन ह्यूमन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्शन। तो लंग्स कैसे, तो आपके पास अल्वेली ऑफ लंग्स है तो वो मिलियंस है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आंसर आप गूगल करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी। तुमको एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस करना है ये भी मैं आपको नोट्स में दे चुका हूँ, ठीक है। आगे आओ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है, हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है। किस में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में होता है ब्लड से, आंसर खत्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है, ब्लड से डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है ना। और तुम्हारा ऑक्सीजन किससे होता है, तुम्हारा यहाँ पे लिख लो, हेमोग्लोबिन से होता है। आगे आओ, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के खत्म हो गए, ठीक है। इन सबको जो हम लोग नोट से देखेंगे। आओ बच्चों हम लोग सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले जो हम लोग छोटी छोटी बातें देखेंगे, ठीक है ना, रंग जो है चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड की बात करें बच्चों, ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है, तुम्हारा फॉर्म्ड एलिमेंट से और तुम्हारा प्लाज्मा का बना रहता है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें बच्चों तो वो 45% होता है और प्लाज्मा 55% होता है। ये तुमसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा, तुमसे जो बोर्ड में पूछेगा तो ब्लड जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, आरबीसी होता है तुम्हारा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस सेल कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, रेड ब्लड फुल फॉर्म की बात करें तो कॉर्पस सेल, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस सेल कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पस सेल, और आपके पास प्लेटलेट्स होता है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता है बच्चों। अगला जो बात होता है तुम्हारा प्लाज्मा होता है बच्चों, ये स्ट्रो कलर फ्लूइड होता है बच्चों। इसमें जो मैक्सिमम जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें वाटर होता है 90 से 92% बच्चों, प्रोटीन होता है बच्चों और तुम्हारा मिनरल होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता होना, बस इतना पता होना चाहिए वाटर आपका प्लाज्मा में ज़्यादा होता है। आरबीसी की बात करें तो बच्चों, तो मैमल में जो आरबीसी होता है बच्चों सर्कुलर होता है। तो तुमसे बोर्ड में सर्कुलर बायोकॉन्केव दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आरबीसी जो होता है आपका सर्कुलर होता है, बायोकॉन्केव होता है, कहाँ पूछा जाएगा तुमसे, एमसीक्यू में पूछने के ज़्यादा चांसेस है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बच्चों। और जो होता है रेड किस वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। आपका रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है बच्चों, हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन। आओ कहाँ पे फॉर्म होता है आपका रेड ब्लड सेल, तो बोन मैरो में बच्चों होता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में। लेकिन बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेट में जब आप पेट में थे तो वो जो आपका स्प्लीन में बन रहा था, ठीक है। आ गया, और आपका लीवर जो है जो आपका उसको मार रहा था। आगे डब्ल्यूबीसी की बात करें बच्चों, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कलरलेस होता है बच्चों, हेल्प्स इन डिफेंस, डिफेंस में हेल्प करता है। और ये तुमको पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। पैथोजन कौन होता है आपका, डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन कहता है। क्या होता है, डिजीज डिजीज कॉजिंग एजेंट, तुम लोग पूरा लिखना साफ साफ, ठीक है ना, को क्या कहते हैं हम लोग, पैथोजन कहते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है तुमको पैथोजन से, डिफेंस में काम करता है। प्लेटलेट्स की बात करें बच्चों, प्लेटलेट्स जो है तुम्हारा ट्रू सेल नहीं होता है बच्चों। ये क्या होता है, सेल का फ्रेगमेंट होता है बच्चों। ये तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। और तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो बच्चों जब तुम्हारा ब्लड लॉस होता है तो यहाँ से तुम्हारे प्लेटलेट्स निकलते हैं और ऊपर आके सूख जाता है। तो तुमको थोड़ी देर के बाद क्रिस्टल जो है तुमको दिखता होगा कुछ, तो वो क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर तुम्हारे में प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है बच्चों तो तुम्हारे में एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। तो एग्जामिनर तुमसे पूछे तुम्हारा प्लेटलेट लॉस काउंट कम हो गया तो क्या होगा, तुमको एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा बच्चों। तो वो ऊपर आके कुछ जमेगा ही नहीं, ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। काउंट्स क्या होता है, 1.5 से तुम्हारा 3 लाख, 1.5 से 3 लाख जो होता है काउंट आपका होना चाहिए प्लेटलेट्स का। इससे कम है तो आपको दिक्कत है, इससे ज़्यादा भी है तब भी आपको दिक्कत है, ठीक है। आगे आओ, ठीक है। आगे प्लाज्मा की बात करें, अगला बात बच्चों, प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रिएंट और हार्मोन और प्रोटीन को
हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है जहाँ पे उसका ज़रूरत है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और प्रोटीन को वहाँ पहुंचाता है बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। गूगल क्या हुआ आंसर है बच्चों, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अगला जो है सेल जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट, सेल जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ डालता है, प्लाज्मा में डालता है। छोटी सी बात है, इसको भेजा में रख सकते हो। आगे आओ बच्चों, आगे आओ, आगे आओ बच्चों, हम लोग बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो इसको तुम लोग भूल जाओ, लिम्फ को याद रखो और टिश्यू फ्लूइड को याद रखो। तो क्या होता है, जैसे जैसे ब्लड बच्चों कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है। जैसे जैसे ब्लड तुम्हारा टिश्यू के थ्रू फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू, टिश्यू के थ्रू, तो कुछ बच्चों वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है, जो है पेनिट्रेट कर लेता है ब्लड कैपिलरी से और तुम्हारा ब्लड तुम्हारा टिश्यू के स्पेस में चला जाता है। इसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको, जैसे जैसे ब्लड तुम्हारा टिश्यू के थ्रू फ्लो कर रहा है बच्चों, तो कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस और पेनिट्रेट कर जाते हैं कैपिलरी के थ्रू और तुम्हारे स्पेसेस में चले जाते हैं। किस इसमें, टिश्यू के स्पेस में चले जाते हैं बच्चों, उसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो इसको तुम लोग याद रखना, एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड क्या करता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैस कराता है, न्यूट्रिशन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी इस थ्रू टिश्यू फ्लूइड के थ्रू क्या होता है बच्चों, ब्लड कैपिलरी और तुम्हारा टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में बच्चों तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैस और न्यूट्रिशन का कौन कराता है, टिश्यू फ्लूइड कराता है। ठीक है ना, आगे आओ, टिश्यू फ्लूइड की बात बच्चों बात करें तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जो होता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड में होता है। लेकिन जो होता है तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड के पास रेड ब्लड सेल नहीं होता बच्चों, प्लेटलेट्स नहीं होता है और उसके पास स्लाइटली जो है प्रोटीन कम होता है जितना जो है रेड ब्लड सेल के पास होता है या फिर प्लाज्मा के पास होता है बच्चों, जितना प्लाज्मा के पास होता है बच्चों, और इसके पास WBC ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने, आपके जो है टिश्यू फ्लूइड के पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों जो आपके प्लाज्मा के पास होता है। आपसे पूछा नहीं जाएगा बच्चों, लेकिन उसके पास RBC प्लेटलेट्स नहीं होगा बच्चों, ये पूछा ही नहीं जाएगा, अभी हटा दो। ठीक है ना, लेकिन तुमको ये फंक्शन पता होना चाहिए और इसका डेफिनेशन आना चाहिए लिखने। ठीक है ना, दोनों बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे आर्टरी और वेन की बात करते हैं हम लोग, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी के बारे में तुम लोग कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से अवे कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाता है बच्चों, और हार्ट के टुवार्ड जो ले जाने वाला होता है वो वेन होता है बच्चों। तो आर्टरी आपका जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पढ़ते हुए आ रहे होगा। एक से पल्मोनरी आर्टरी, जब भी आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाए तो वो डीऑक्सीनेटेड है। सारी आर्टरी आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, लेकिन आगे पल्मोनरी लग गया तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा बच्चों। आगे हम लोग जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। इसी तरह वेन जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करके आगे पल्मोनरी लग गया, उसका काम बदल गया बच्चों और ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करने लगेगा। वॉल जो आर्टरी की थिक होती है, क्यों थिक होती है अगले लाइन में आपको पता चलेगा। और आपका जो है वॉल नॉन कोलैप्सेबल होता है बच्चों, क्यों कि जो बच्चों वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है। तो आपका वॉल जो होता है आर्टरी का थिक होता है बच्चों, इस वजह से वहाँ पे ब्लड जो है हाई प्रेशर पे जो है, एनसीईआरटी की लाइन भी है आपकी, हाई प्रेशर पे जो बच्चों ब्लड वहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है ना, और आपका वॉल जो है नॉन कोलैप्सेबल होता है। लेकिन वेन की बात करें बच्चों तो वहाँ ब्लड जो आपका लो प्रेशर पे जाता है, इस वजह से वॉल उसकी थिन होती है बच्चों और वॉल नॉन कोलैप्सेबल होती है। अगला क्वेश्चन, तो वाई द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ द आपका वेन। तो आप भी लिखोगे इन आर्टरी द फ्लो ऑफ ब्लड इज एट वेरी हाई प्रेशर देन द ब्लड फ्लोज थ्रू द आपका क्या वेन। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। कैपिलरी की बात करें बच्चों, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है, ये कनेक्ट करता है आपके आर्टरी और वेन को। इसके बाद डबल सर्कुलेशन में बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अब सर्कुलेशन शुरू करते हैं बच्चों। तो सर्कुलेशन में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपके पास होता है लंग्स और आपके पास होता है हार्ट और आपके पास क्या होता है, टिश्यू होता है। तुम लोग पूरा लिखना। तो सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स से हम लोग ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ डालेंगे बच्चों, लंग्स से आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ डालेंगे, आपका हार्ट में डालेंगे बच्चों, और हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को हम लोग टिश्यू में भेजेंगे। कहाँ, हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को टिश्यू में। यही हम लोग सर्कुलेशन में सारा करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों क्या होगा, क्या क्या सर्कुलेशन हम लोग क्या करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, देखो बहुत ईजी तरीका है ये समझने का। लंग्स हम लोग ऑक्सीनेटेड ब्लड को उठाएंगे बच्चों, ठीक है, और कहाँ फेंकेंगे, हार्ट में। हार्ट कहाँ उठा के फेंकेगा, बॉडी टिश्यू में, वहीं ज़रूरत है। फिर बॉडी टिश्यू से जो है वो यूटिलाइज कर लेगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को तुमको उठा के कहाँ फेंकेगा, हार्ट में। फिर हार्ट जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठा के कहाँ फेंक देगा बच्चों, तुम्हारा लंग्स में फेंक देगा। यही तुम्हारे सर्कुलेशन में होते हुए चलेगा। ठीक है ना, तो ये सर्कुलेशन तुम्हारा मोटा माटी जो चीज़ चलता है वो है। आगे अब बात करते हैं जो है ह्यूमन हार्ट की। ठीक है ना, हार्ट की देखो इतना कट गया, तो इसको जो हम लोग ऊपर कर लेते हैं, इसको जो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में मालूम होगा आपको, ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। ठीक है ना, 4 चैम्बर।
कौन से टिश्यू से बना रहता है? कार्डियक टिश्यू। 9th क्लास में पढ़ के आओगे, समझे? इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड, ठीक है ना, ये सब चीज़ जो है आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, नहीं आता है 9th क्लास का नोट्स खोलो। आगे आओ, तो हम लोग आज जो ह्यूमन हार्ट्स पर पढ़ेंगे बच्चों, तो जो हम लोग डब्बे से सीखेंगे, ठीक है ना, डब्बे से। तो आपको मालूम है 4 चैम्बर होता है बच्चों, तो 4 चैम्बर हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 चैम्बर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर? 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट में तुम्हारे 4 चैम्बर होता है। कौन कौन से होता है तुम्हारे? तुम्हारे पास जो होता है, ऊपर वाले को तो हम लोग कहते हैं एट्रियम, ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं। नीचे वाले को जो हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। तो राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। तो ये तुम्हारा राइट, लेफ्ट तुम्हारा वेंट्रिकल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो गलत हो गया, नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। कहाँ गया इरेजर? ये तुम्हारा जो है राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और तुम्हारा, अरे भाई साहब, तुम्हारा लेफ्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम होता है। इसी तरह ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है, ये तुम्हारा लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। ये तुम्हारा होता है, ऊपर वाला एट्रियम होता है और नीचे वाला तुम्हारा वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तुम्हारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है तुम्हारे पास, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। आगे आओ, क्या होता है बच्चों? तो जब हम लोग क्या पढ़ के आ रहे थे बच्चों? ब्रीदिंग पढ़ के आ रहे थे, ठीक है ना। ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन पढ़ के आ रहे थे। रिस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों? तुम लोग जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उठाए थे, उस ऑक्सीजन अल्वेली से कहाँ गया? तुम्हारा बॉडी टिश्यू में गया था। बॉडी टिश्यू में क्या हुआ? उसको यूटिलाइज कर लिया गया, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया गया, ठीक है ना। और तुम्हारा एनर्जी बना, तो वहाँ से क्या निकला? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो बॉडी से सारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के कौन फेंकेगा? यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठा के कौन फेंकेगा? तो तुम्हारा वेना कावा फेंकता है उठा के। कौन फेंकता है बच्चों? वेना कावा। यहाँ पर नहीं, ऊपर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ था? रेस्पायरेशन, बात समझो, ठीक है ना, बात समझो, छोटी सी बात ही है। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है? तुम्हारा अल्वेली तुम्हारे ब्लड में गया, ब्लड से तुम्हारे टिश्यू में पहुंच गया। कौन पहुंचा? ऑक्सीजन, ठीक है ना। टिश्यू में यूटिलाइज हुआ, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगा, तो कैसे जाएगा? अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। आ गया, भेजेंगे कैसे इसको? तो उसको जो है उठा के जो है तुमको हार्ट में फेंकना है। तो हार्ट के तुम लोग एक चैम्बर में फेंकते हो, जिसको हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं। तो राइट एट्रियम में जो उठा के तुम्हारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेंकता है, उसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? वेना कावा। तो वेना कावा तुम्हारा जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, किसको? वेना कावा जो है तुम्हारे, ये जो है तुम्हारा वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठा के राइट एट्रियम में फेंकता है। किसमें? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से जो है तुम्हारा ये ब्लड कहाँ जाता है बच्चों? राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है आराम से कहाँ चला जाता है? तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ जाता है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या बोला मैंने? एकदम आराम से समझो बच्चों, एक बार में। आपके बॉडी में जो है, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया गया था रेस्पिरेशन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास पहुंचा, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड तुम्हारे पास रहा। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठा के जो है राइट एट्रियम में फेंकने वाला कौन है? कौन है बच्चों? तुम्हारा वेना कावा है। उस राइट एट्रियम से तुम्हारा जो ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया बच्चों, नेचुरल फ्लो से खुद ब खुद चला गया, ठीक है ना। फिर इस राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड तुम्हारा पहुंच गया। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को तुम लोग भेजोगे ऑक्सीजन लाने के लिए। तो ऑक्सीजन लाने के लिए बच्चों कहाँ भेजोगे तुम लोग? लंग्स में भेजोगे। कहाँ भेजोगे ऑक्सीजन लाने के लिए बच्चों? लंग्स में। और लंग्स में जो लेके जाएगा उसका नाम बताओ बच्चों, कहाँ भेजोगे? लंग्स में भेजोगे बच्चों। तो लंग्स में कब कैसे भेजोगे बच्चों? तो राइट एट्रियम से तुम्हारा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में कौन गिर गया? तुम्हारा ब्लड गिर गया, ठीक है ना। तो आगे जब तुमको भेजना है, यहाँ पे ऊपर चढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो रास्ता है। कितना रास्ता है बच्चों? दो रास्ता है ब्लड भेजोगे। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो तुम्हारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बलून से बाहर पानी निकालना है, तो तुम उसको दाबोगे।
तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग जो है आगे तुम लोग जब हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग सिस्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो वो जो है आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो बच्चों वो लंग्स वाले रास्ते में भी जा सकता है और वापस राइट एट्रियम से भी पास कर जाता है। तो बच्चों राइट एट्रियम से पास करेगा तुम्हारा सारा काम चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा वेल्व। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? वेल्व। और ये वेल्व क्या करता है? तुम्हारा बैक फ्लो ब्लड का बचाता है कि राइट एट्रियम में वापस ब्लड नहीं चला जाए, तुम्हारा ब्लड कहाँ जाए? तुम्हारा लंग्स में जाए, ठीक है। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तुम्हारे बॉडी टिश्यू से आराम से नेचुरल फ्लो से राइट वेंट्रिकल में जाता है बच्चों, और राइट वेंट्रिकल्स में कहाँ जाता है बच्चों? लंग्स में, ठीक है। किसके थ्रू जाता है बच्चों? सारी तुम्हारी आर्टरी जो है बच्चों, सारी आर्टरी जो है तुम्हारी ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे आगे अगर पल्मोनरी आर्टरी लग गया बच्चों, क्या लग गया तुम्हारे आगे? पल्मोनरी आर्टरी, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करने लगता था, याद आया। तो पल्मोनरी आर्टरी उठा के राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को फेंक देगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। इसके बाद क्या होगा? लंग्स में क्या होगा? ब्लड में क्या मिलने लगेगा बच्चों? ऑक्सीजन मिलने लगेगा, और लंग्स से जो उठा के बच्चों तुमको फेंकेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो तुमको मालूम है सारा जो है तुम्हारा वेन जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करता है बच्चों, लेकिन आगे तुम्हारा पल्मोनरी वेन लग गया बच्चों, तो उसका काम बदल के वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करने लगता है। तो यहाँ से तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स से जो निकलेगा बच्चों वो ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा, और वो तुम्हारे कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा बच्चों। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बच्चों, और लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा कहाँ चला जाएगा बच्चों? ये आर्टा में जाएगा। लार्ज आर्टरी को हम लोग आर्टा कहते हैं बच्चों। फिर आर्टा से बच्चों ये कहाँ पहुँचेगा? तुम्हारा बॉडी टिश्यू में। कहाँ पहुँचेगा? बॉडी टिश्यू में पहुँचेगा, ठीक है ना। इस तरह का डायग्राम आराम से बोर्ड बना के आ सकते हो। फिर बॉडी टिश्यू में क्या होगा? इसको यूटिलाइज कर लेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा O2 को, और रेस्पायरेशन से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे CO2 रिच ब्लड आ जाएगा। उसके बाद CO2 रिच ब्लड आएगा बच्चों। फिर यहाँ से तुम्हारा बॉडी से जो है वेना कावा के थ्रू तुम्हारा ये प्रोसेस चलते रहेगा, इसी को हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। तो हुआ क्या बच्चों? हुआ तुम्हारा यही कि तुम्हारे रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ बच्चों, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड तुम्हारे पास जो आया था, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू को से उठा के हमको हार्ट में फेंकना है। हार्ट में फेंकने वाला कौन? वेना कावा। कहाँ ले आके फेंकेगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा तुम्हारा बच्चों? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना, नेचुरल फ्लो से। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। नोट्स तुम लोग देखते रहो। राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा लंग्स में जाएगा, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल से जा रहा है तो दो रास्ता है, ठीक है ना। तुमको इधर भेजना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट करे तो इधर नहीं निकल जाए, तो इसी के लिए यहाँ पे वेल्व लगा है। वेल्व क्या क्या प्रिवेंट किया? बैक फ्लो। बोर्ड का क्वेश्चन। इधर उठा कर ले जाने वाला कौन है? कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो पल्मोनरी आर्टरी आएगा। आर्टरी, सारा आर्टरी क्या है तुम्हारा ले जा रहा था? ऑक्सीनेटेड ले आया था। पल्मोनरी लग गया तो कौन ले, कैसा ले जाएगा? तुम्हारा पल्मोनरी लग गया तो तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड, तो पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा राइट वेंट्रिकल से उठा के ब्लड को तुम्हारा लंग्स में डालता है। तो लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ बच्चों, और वहाँ से जो ब्लड निकला तुम्हारा, कौन सा ब्लड निकलेगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। किससे जाएगा? तुम्हारा पल्मोनरी वेन से। सारी वेन तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो तुम्हारा वो कौन सा? ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, और तुम्हारा राइट लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया बच्चों, और जो है तुम्हारा वहाँ से आउट फिर बॉडी टिश्यू में चला गया ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर वहाँ यूटिलाइज हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सर्कुलेशन तुम्हारा चलते रहता है। लेकिन हम लोग बात करें बच्चों ह्यूमन की या फिर मैमल की, तो मैमल में क्या होता है बच्चों? डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, यानी हार्ट में दो बार ब्लड आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, जो तुम लोग के जबान पे कुछ बच्चे के रटा होगा, कि तुम्हारा राइट साइड ऑफ द हार्ट, तुम्हारा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो तुम्हारा क्या करता है? कौन सा ब्लड भेजता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तुम्हारा कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ से ये भी तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो बच्चों। आगे जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, आगे जो हम लोग बात करेंगे पाथवे की बात करते हैं, तो हमने जो अभी पढ़ा इसमें क्या पाथवे था बच्चों? इसमें जो पाथवे था हम लोग पूरा लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो, ठीक है ना, तुम लोग बोलो। तो बॉडी टिश्यू से क्या आया था तुम्हारा? बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया था, ठीक है ना। और जो है वो कहाँ गिरा था? राइट एट्रियम में। कहाँ? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू बच्चों? वेना कावा, सर वेना कावा के थ्रू, वेना कावा। राइट एट्रियम से कहाँ गया था बच्चों? राइट एट्रियम से
तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में गया था। कहाँ गया था? राइट वेंट्रिकल में गया था बच्चों। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट था बच्चों? वेल्व प्रेजेंट था। इस राइट वेंट्रिकल से बच्चों कहाँ गया था बच्चों? लंग्स में गया था ऑक्सीजन वाला। यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है बच्चों? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, DOB लिखते हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ से क्या? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो लंग्स में लेके जाने वाला कौन था सर? पल्मोनरी आर्टरी था, ठीक है, याद है तुम लोग को, बहुत अच्छा। उसके बाद जो लंग्स से जो उठा के तुम्हारा कहाँ जा रहा था ब्लड? आपका लेफ्ट एट्रियम में जाता। लेफ्ट एट्रियम में ले जाने वाला तुम्हारा पल्मोनरी वेन था बच्चों। और आपका लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा था बच्चों? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा आउटा में गया बच्चों, आउटा में गया। फिर आउटा से कहाँ गया बच्चों? बॉडी टिश्यू में गया, बॉडी टिश्यू में। कौन सा ब्लड जा रहा है बच्चों लंग से? ऑक्सीनेटेड ब्लड लिख दो, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये तुम्हारा सर्कुलेशन है। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में तुमसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन तुमसे जो बोर्ड में पूछेगा वो डबल सर्कुलेशन पूछेगा। ये तुम्हारा 2023 में आया था, डबल सर्कुलेशन। ये आते रहता है वैसे भी सर्कुलेशन। कब आया था? 2023 के पेपर में आया था, डबल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों? हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने जो पढ़ा हर्ट, हाँ, हर्ट से तुम्हारे लंग्स में ब्लड गया। हर्ट से कहाँ गया बच्चों? हर्ट से लंग्स में गया। फिर लंग्स से कहाँ आया ब्लड? हर्ट में गया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हर्ट से कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से हर्ट में आया। इसी ये जो है तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हम लोग का क्या पढ़ना है बच्चों? तो हमने सबसे पहले देखा, शुरुआत पे आओ, हमने बोला तुम्हारे पास लंग्स था, तुम्हारे पास हार्ट था, और तुम्हारे पास क्या था बच्चों? और तुम्हारे पास टिश्यू था, बॉडी टिश्यू, टिश्यू टी लिखते हैं, ठीक है, टिश्यू था। और तुम्हारा जो है हार्ट से कहाँ गया था ब्लड? लंग्स में। हार्ट से लंग्स में गया था बच्चों। और फिर लंग्स से कहाँ गया था? हार्ट में गया था। कहाँ गया था? हार्ट से लंग्स में। और फिर लंग्स से तुम्हारा हार्ट में गया था बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर डाल लो। इसी को जो हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से गया हार्ट में। इसी तरह बच्चों और क्या हुआ था तुम्हारा? बॉडी टिश्यू से ब्लड कहाँ गया था बच्चों? तुम्हारे हार्ट में गया था। और तुम्हारे हार्ट से फिर वापस ब्लड कहाँ गया था? बॉडी टिश्यू में गया था बच्चों। इसी को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, नंबर 2। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चों, इस पर भी ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला तुमको पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में? पल्मोनरी सर्कुलेशन तुम्हारा हार्ट से कहाँ गया ब्लड बच्चों? लंग्स में गया। कहाँ से? हार्ट से लंग्स में गया। तो लेके जाने वाला कौन तुम्हारा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट से लंग्स में गया बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और तुम्हारा लंग से कहाँ गया वापस? हार्ट में गया। लंग से हार्ट में लेके जाने वाला था, ऑक्सीनेटेड जा रहा था। तुम्हारा जो था ये राइट, ओहो गड़बड़ा रहा है बच्चों, गड़बड़ा रहा है। लंग से हार्ट में लेके जाने वाला कौन था? हाँ, लेफ्ट एट्रियम था भाई, तक में लेफ्ट एट्रियम था बच्चों। कौन था? लेफ्ट एट्रियम। मेरा भी कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना, तुमसे भी होगा। आगे क्या बोला? हार्ट से उठा के तुम्हारा लंग्स में भेजने वाला कौन था? राइट एट्रियम था बच्चों। और लंग्स से तुम्हारा हार्ट में भेजने वाला कौन था? लेफ्ट एट्रियम। अगर तुम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करो बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है बच्चों तुम्हारा कौन कौन इन्वॉल्व है? राइट वेंट्रिकल और तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व है। क्या होता है बच्चों? हार्ट से जो है तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है तुम्हारा लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या क्या है? तो पल्मोनरी एग्जाम में लिखो, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? व्हेन द blood comes in heart twice is double circulation. It is of two types, pulmonary and systemic circulation. In pulmonary circulation the blood फ्रॉम ब्लड कहाँ से? हार्ट से तुम्हारा कहाँ जाता है बच्चों? लंग्स में जाता है वाया कौन सा? राइट वेंट्रिकल्स। उसके बाद जो पल्मोनरी में लिखोगे, हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में वाया पल्मोनरी सर्कुलेशन वाया राइट वेंट्रिकल। और तुम लिखोगे लंग्स से फिर हार्ट में गया वाया
तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। अब तुमको ये भी आंसर समझ में आएगा। आगे बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो बच्चों, टिश्यू से जो हम लोग उठा के कहाँ फेंक रहे थे ब्लड को, हार्ट में फेंक रहे थे, ये तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। फिर हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा था बच्चों, टिश्यू में जा रहा था, इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। एकदम आराम आराम से समझो। तो अगर बात करें टिश्यू से उठा के देने वाला कौन था बच्चों, हार्ट में, टिश्यू से हार्ट में किससे हार्ट में कहाँ आ रहा था, आपका राइट एट्रियम में, जो कहाँ आ रहा था बच्चों, राइट एट्रियम में आ रहा था बच्चों। टिश्यू से वेना कावा उठा के राइट एट्रियम में भेजा था बच्चों। और तुम्हारा हार्ट से कहाँ, हार्ट से तुम्हारा जो है टिश्यू में कैसे जाता, कौन सा ब्लड जाता, ऑक्सीनेटेड, किससे जाता, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों। और तुम्हारा राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किस सर्कुलेशन का पार्ट है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एग्जाम में डबल सर्कुलेशन को आराम आराम से लिख के आ सकते हो। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या लिखोगे, तुम्हारा टिश्यू से ब्लड को उठा के राइट एट्रियम में फेंकने वाला वेना कावा से जाता है, ठीक है ना, हार्ट में। उसके बाद तुम्हारा हार्ट से बॉडी टिश्यू में वापस जाता है लेफ्ट एट्रियम से, इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। देखो सर्कुलेशन में दो हुआ था, लंग से हार्ट में गया था, लंग से हार्ट में गया था, हार्ट से तुम्हारा टिश्यू में गया, ठीक है। फिर टिश्यू से तुम्हारे हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में गया। बात समझो, लंग से जो हार्ट में गया था डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था, फिर हार्ट से डीऑक्सीनेटेड, तुम्हारा लंग से जो है हार्ट में जो ब्लड गया था ऑक्सीनेटेड गया था, और तुम्हारा हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड तुम्हारे टिश्यू में गया, ठीक है, कहाँ गया, टिश्यू में गया। तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है बच्चों, ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर टिश्यू से तुम्हारा हार्ट में कौन सा ब्लड जा रहा है बच्चों, टिश्यू से हार्ट में जा रहा था, यूज़ कर लिया था ऑक्सीजन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया तुम्हारा, हार्ट में। और तुम्हारा हार्ट से कहाँ गया था, लंग्स में। ये हम लोग जो है शुरू में बोले थे मोटा माथा इतना होता है। फिर लंग्स से जो हार्ट में गया था, फिर हार्ट से जो लंग्स में गया, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, हार्ट से लंग में, लंग्स से हार्ट में। तो ये तुम लोग अब समझ सकते हो, हार्ट से लंग्स में ले जाने वाला कौन था, हार्ट से लंग्स में तुम्हारा नीचे वाला तुम्हारा राइट वेंट्रिकल था बच्चों। और तुम्हारा राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना। इसी तरह तुम्हारा लंग्स से तुम्हारा कहाँ ले जाने वाला, लंग्स से तुम्हारा हार्ट में ले जाने वाला बच्चों कौन था, लंग्स से हार्ट में ले जाने वाला तुम्हारा राइट एट्रियम था, ठीक है ना। लंग्स से हार्ट में कौन सा ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, कौन लेके जाता है, राइट एट्रियम, जिसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसी तरह तुम्हारा टिश्यू से हार्ट में फेंकने वाला राइट एट्रियम था बच्चों, और इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा फिर हार्ट से टिश्यू में फेंकने वाला कौन था, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ईजी है बच्चों, आराम से कर सकते हो अगर बात समझ में इतना देर में आया होगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन वाली चीज़ है जो है पढ़ाते पढ़ाते भी कन्फ्यूजन हो जाता है। आ गया, आ गया। तो डबल सर्कुलेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में तुम्हारा लंग्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। सिस्टमिक में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होता है, पल्मोनरी में तुम्हारा लंग्स इन्वॉल्व होता है। तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम पार्ट होता है किसका, सिस्टमिक का। और तुम्हारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम पार्ट होता है तुम्हारा किसका, हम्म पल्मोनरी का, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन देख के जो है इसको आप नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना। उसको रटने से अच्छा है, अब समझ में तुम लोग को आ गया होगा तो आराम से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सर्कुलेशन तुम्हारा खत्म, इतना ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आओ, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट तुरंत खत्म करते हैं। फॉर प्लांट सॉइल इज द, प्लांट के लिए सॉइल नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है बच्चों रॉ मटेरियल के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल के लिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात किए थे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में होता है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है दिस सब्सटेंस का, तो ये जो होता है पार्ट में होता है सॉइल में, ठीक है ना। नेमली रूट, रूट में होता है, सबका एब्जॉर्प्शन पता है, उठा के कौन फेंकता है, वाटर मिनरल रूट, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े हुए। अगर बच्चों अगर बच्चों डिस्टेंस सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन में और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में स्मॉल है, ठीक है ना, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन तुमसे अल्टीमेटली बोल रहा है रूट और तुम्हारा लीफ, क्लोरोफिल कहाँ, लीफ में, ठीक है ना।
तो अगर डिस्टेंस तुम्हारे रूट और लीफ में कम है तो बच्चों वहाँ तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन से या फिर डिफ्यूजन से तुम्हारा काम चल जाएगा बच्चों। लिख सकते हो स्मॉल प्लांट्स में जो है डिफ्यूजन से तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा बड़ा हो जाए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इस साल भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया था और 2024 के बोर्ड के पेपर में भी आया था। दो आप जो है वे बताइए जिससे प्लांट जो है तुम्हारा वाटर को लेता है। दो वे बताइए जिससे प्लांट वाटर को इनटेक करता है। तुम लोग को हम अगले सेशन में कराएंगे वो क्वेश्चन। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो ये आया था वहाँ पे हम लोग डिस्कशन इसका किए थे, वो भी वीडियो तुम लोग देख सकते हो। 1 घंटे में जो बायो के सारे क्वेश्चन आराम आराम से हमने किए थे। बट दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है तुम्हारा, डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर प्लांट का बॉडी बड़ा हो गया बच्चों, अगर बड़ा प्लांट आ गया तो डिफ्यूजन से नहीं जा सकता है बच्चों, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। इस सिचुएशन में तो कौन सा सिस्टम है, आ गया दो आएगा तुम्हारा। तो लॉन्ग प्लांट में दो चीज़ से जाता है तुम्हारा, कहीं पर जगह है तुम लोग नोट्स में लिख लेना, रूट प्रेशर से और तुम्हारा ट्रांसपाइरेशनल पुल से। इसको समझ ही लो सीधे, उतना एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम लोग फ्लोएम जाइलम का जानते हो क्या, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी रीड आउट कर लो सीधे सीधे का। जाइलम तुम्हारा वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम तुम्हारा किसका करता है, फूड का कराता है, ठीक है। आगे आओ, उसमें भी सीप ट्यूब भी होता है, ठीक है ना, फूड का कराने के लिए, ठीक है ना। बाकी जो है तुम लोग देख लेना। हम लोग रूट प्रेशर और ट्रांसप्रेशनल फ्लो और प्लांट में जो दो तरीके से वाटर जा सकता है। पहला जो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है बच्चों, सॉइल से जो है रूट जो है एक्टिवली तुम्हारा क्या लेते जा रहा है, आयंस लेते जा रहा है। क्या लेते जा रहा है, आयंस, मिनरल्स लेते जा रहा है, आयंस लेते जा रहा है एक्टिवली। इसके वजह से बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, कंसंट्रेशन बन जाता है। तुम्हारे रूट में जो है ज़्यादा आयंस आ गया, तुम्हारा सॉइल में कम हो गया, समझे। तो इस वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। इस वजह से जो है बच्चों एक प्रेशर बनता है जिससे वाटर तुम्हारा सॉइल से कहाँ चला गया, सॉइल से कहाँ गया, रूट में चला गया। क्या हुआ, तुम्हारा रूट जो है एक्टिव, सुनो एक बार में, रूट जो है तुम्हारा एक्टिवली जो है आयंस ले रहा है सॉइल से। इसके वजह से तुम्हारे रूट और सॉइल के बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, जिसके वजह से जो है तुम्हारे सॉइल से जो है रूट में पानी का मूवमेंट हो जाता है बच्चों। इसी को जो हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। और प्लांट में वो चला गया। लेकिन बात करें बच्चों एकदम लंबा प्लांट है, ठीक है ना, उसको टॉप में पहुंचाना है तो रूट प्रेशर से सिर्फ तुम्हारा जो है नहीं पहुंच सकता। एक तरीका तुम्हारा रूट प्रेशर, दूसरा तरीका बच्चों तुमको मालूम है कि स्टोमाटा जो है दिन में खुला रहता है, जिससे जो है तुम्हारा एक्सेस वाटर का लॉस होता है। क्या होता है, एक्सेस, जो प्लांट में एक्सेस वाटर है उसका लॉस करता है, ठीक है। तो एक्सेस वाटर का लॉस करता है तो प्लांट का अगर ऊपर वाले जो लीफ वाले पार्ट की बात करें बच्चों, तो यहाँ से जो है लगातार तुम्हारा वाटर का लॉस हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे तुम्हारा पानी कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है, पानी कम होते जा रहा है बच्चों। और नीचे पानी तुम्हारा, नीचे जाइलम की तरफ जो है पानी तुम्हारा रूट की तरफ पानी ज़्यादा है। इसके वजह से एक सक्शन प्रेशर बनता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वाटर जो है रूट से जो है तुम्हारा उठते हुए यहाँ तक आ जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसप्रेशनल पुल, ठीक है ना। तो तुम्हारे ऊपर जो है पानी की कमी हो गई थी, वाटर जो है लगातार ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इज कॉल्ड द तुम्हारा ट्रांसपायरेशन। इससे वजह से वाटर, तो वहाँ पे जो है पानी कम, नीचे पानी ज़्यादा, जो है एक ग्रेडियंट बना, पानी ऊपर चला गया, दूसरा जो है ट्रांसप्रेशनल पुल से गया, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ तुम लोग लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में भी, और एनसीईआरटी में भी तुमको दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जाइलम ट्रैकिड ये 9th क्लास में पढ़े हो गए, ठीक है। तो आयंस वाला यहाँ पे दिया हुआ है। अगले आ जाओ, अगले आ जाओ, अगला अगला यहाँ पर ट्रांसपरेशन वाला तुम्हारा दिया होगा, ठीक है ना, वाटर वेपर वाला। तो यहाँ पे तुम लोग ये दोनों चीज़ देख सकते हो। यही दोनों क्वेश्चन आता है अगले सेशन में, ये दोनों जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो फूड वाला जो अपने से रीड आउट कर सकते हो, वैसे अगर क्वेश्चन होगा सीबीएसई का तो यह तुम लोग को करा दिया जाएगा। आगे आओ बच्चों, हम लोग सीधे स्क्रीशन पे आते हैं। स्क्रीशन भी जो हम लोग नोट से पढ़ेंगे, स्क्रीशन को भी नोट से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम जो है देख लेना, स्क्रीशन को जो हम लोग नोट से पढ़ेंगे। स्क्रीशन क्या होता है बच्चों, excretion refer to the removal of harmful nitrogenous waste from body। बॉडी से जो है हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने वाले प्रोसेस को हम लोग excretion कहते हैं। excretory प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, अलग अलग एनिमल में बच्चों, अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें बच्चों तो उसमें अमोनिया होता है, NH3 केमिकल फार्मूला। और मैमल्स की बात करें हम लोग तो हम लोग यूरिकोटेरिक होते हैं। हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। कौन सा होता है, यूरिया, याद होना चाहिए। और हम लोग जो होता है यूरिकोटेलिक होते हैं, स्पेलिंग यहाँ लिखा है यूरिकोटेलिक होते हैं मैमल्स, इसमें जो है हम लोग आते हैं।
और एक तो और एक्सक्रीटरी तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो यूरिक एसिड होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है बच्चों, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है तुम्हारा यूरिक एसिड, ठीक है ना। हम लोग में कौन होता है, यूरिया होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन क्या होता है, इट्स रेफर टू द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आ गया बच्चों, किडनी की बात करें बच्चों, किडनी जो होता है ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों। और तुम आप एक पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे लिखो अ मतलब एक पेयर ऑफ किडनी ह्यूमन में होता है। लेफ्ट किडनी जो होता है तुम्हारा स्लाइटली हायर होता है बच्चों, क्योंकि लीवर जो है तुम्हारे राइट साइड में, लीवर तुम्हारे राइट साइड में होता है, इस वजह से लेफ्ट किडनी जो है तुम्हारा स्लाइटली हायर होता है, ठीक है। आगे आओ, किडनी क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट एंड आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के आइदर साइड पे होता है एब्डोमेन में, ठीक है ना तुम्हारे। आगे आओ, अगर हम लोग स्क्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में स्क्रीटरी सिस्टम कौन कौन होता है, तो तुम्हारे पास पेयर ऑफ किडनी होता है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीटरी ऑर्गन इज तुम्हारा किडनी, ठीक है ना। स्क्रीटरी सिस्टम की बात करें, तुम्हारा पेयर ऑफ किडनी होता है बच्चों, और पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ठीक है ना, डायग्राम हम लोग देखेंगे अभी। और तुम्हारा एक यूरिनरी ब्लडर होता है, यूरेटर कितना होता है, 2 होता है, किडनी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अ पेयर तो दिखाई है, ऐसे ही समझ जाओगे। यूरिनरी ब्लडर कितना होता है, 1 होता है, यूरेथ्रा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये तुम्हारा स्क्रीटरी सिस्टम होता है, आना चाहिए। इसके बाद नेफ्रॉन की बात करते हैं बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, जैसे सेल का तुम्हारे जो है, सेल जो बेसिक यूनिट होता है तुम्हारे, इसी तरह जो है नेफ्रॉन जो होता है बेसिक यूनिट होता है किडनी का, ठीक है ना। किडनी किसका बना रहता है, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स का बना रहता है। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तुम्हारे पास क्या होगा, किडनी होगा, क्या होगा तुम्हारे पास, ये जो होगा ये बीन शेप किडनी होगा बच्चों। किडनी से जो है पाइप निकलती है, इसको जो हम लोग, किडनी से पाइप निकलती है बच्चों, इसको हम लोग यूरेटर कहते हैं बच्चों। और जिस थैली में तुम्हारा पेशाब भरा रहता है, इसको जो हम लोग यूनरी ब्लैडर कहते हैं बच्चों, और जहाँ से पेशाब निकल जाता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप पाथवे ऑफ यूरिन आप लिख सकते हो। अगर तुमसे क्या पूछेगा बोर्ड में, पाथवे ऑफ यूरिन पूछेगा, तो तुम क्या लिखोगे, किडनी से कहाँ गया बच्चों, यूरेटर, यूरेटर से यूनिरी ब्लैडर, यूनिरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर चला गया। अगला जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तुमको प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन पूछा जाएगा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन पहले एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका जो हम लोग इसको समझेंगे। तुम्हारा रेनल आर्टरी जो होता है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस को लेके आता है किडनी के पास। एनसीईआरटी क्या लिखा है, रेनल आर्टरी जो है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस को लेके आता है बच्चों। जो भी वेस्ट सब्सटेंसेज है तुम्हारे किडनी के पास डायरेक्ट नहीं आएगा, तो ब्लड के साथ आता है, ठीक है ना, ब्लड के साथ आता है। और किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है बच्चों, और यूरिन प्रोड्यूस होता है तुम्हारी किडनी में, और यूरेटर के थ्रू पास होता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर वो स्टोर होता है बच्चों, और ये रिलीज हो जाता है तुम्हारे यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है ना। यूरिन का पाथवे भी आ गया। फंक्शन क्या होता है किडनी का बच्चों, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से। फंक्शन क्या है किडनी का, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से, ठीक है ना, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है ना। आगे यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन द लंग्स, यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चों, लीवर में, ठीक है। आ गया, तो होता क्या है बच्चों, तुम्हारे 3 स्टेप होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। कैसे होता है, जो भी तुम्हारे वेस्ट मटेरियल तुम्हारे ब्लड में है, ठीक है ना, ब्लड, तो तुम्हारे वेस्ट मटेरियल को फेंकना है। तो ब्लड जो है बच्चों वेस्ट मटेरियल को जो है लेते हुए आता है कहाँ पे, किडनी के पास। किडनी के पास जो होता है तुम्हारे क्या होता है बच्चों, किडनी के पास जो है ग्लोमेरुलस होता है बच्चों, जिसको हम लोग टफ्ट ऑफ कैपिलरी कहते हैं, ठीक, ग्लोमेरुलस होता है। तो ब्लड इंटर करता है तुम्हारे किडनी में, तो ग्लोमेरुलस के पास जाता है बच्चों, और वहाँ पे हाई प्रेशर पे जो फिल्टर होता है ब्लड, छन्नी होता है ना बच्चों घर में, छन्नी, छन्नी में जब डालोगे तो हाई प्रेशर पे जो है कोई भी चीज़ छनाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ उससे पास कर जाती है, कुछ चीज़ रुक जाती है। तो जो ब्लड तुम्हारे हाई प्रेशर पे जो फिल्टर होता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस पे, इसको लिखो ग्लोमेरुलस। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, ये यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिन के फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को ही पता होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। होता कैसे बच्चों, हम लोग पाथवे यूरिन का पढ़ लिए। तुम्हारा किडनी, किडनी से कहा गया यूरेटर में, क्या बच्चों, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर चला गया तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल को लेके आने वाला था वो तुम्हारा ब्लड था। कहाँ से आया, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में होता है, वहाँ से तुम्हारा आ गया। तो आगे क्या होता है, तो तुम्हारे किडनी के पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है बच्चों, वहाँ पे जो है रेनल आर्टरी से जो है ब्लड आया, और ग्लोमेरुलस वाली छन्नी में जो है ब्लड जो है फिल्टर होगा, ठीक है ना। जो ब्लड फिल्टर होगा वो हाई जो है प्रेशर पे हुआ। इस जो है प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं, इस स्टेप को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इन ग्लोमेरुलस द ब्लड इज फिल्टर्ड एट द हाई प्रेशर एंड
दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लूमुलर फिल्ट्रेशन। तो पहला स्टेप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, ब्लड तुम्हारा कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल में कहाँ पहुँच जाता है, ये जो है तुम्हारा, ये जो है बोमन्स कैप्सूल में तुम्हारा ब्लड पहुँच जाता है ग्लोमेरुलस से। आगे अगला जो होता है तुम्हारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन बोमन्स कैप्सूल में होता है बच्चों। तो बच्चों तुम्हारे ब्लड में जो है, तुम्हारे ब्लड में जो है बच्चों ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड्स भी होगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें ब्लड के साथ आ जाती हैं, ठीक है ना। जब ब्लड ग्लूमेरुलस में फिल्टर हो रहा है तो तुम ग्लूकोज को, स्क्रीशन क्या होता है बच्चों, तुम्हारा जो यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों, या फिर हम लोग जो यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सक्रीशन में एक्सेस वाटर को करते हैं, वाटर को रिमूव नहीं करते हैं, एक्सेस वाटर को जो है भी रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल के साथ। वाटर को नहीं, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, इस प्रोसेस से, ठीक है ना। सारे वाटर को नहीं फेंक देंगे, ठीक है, एक्सेस वाटर को। आगे पहला स्टेप हुआ तुम्हारा रेनल आर्टरी से कौन आया, ब्लड आया ग्लूमेरुलस में, हाई प्रेशर पे जो है फिल्टर हुआ, स्टेप का नाम था ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन बच्चों। इसके बाद जो है ब्लड के साथ अभी भी जो है बच्चों बहुत सारे सब्सटेंसेस जो तुम्हारे चले गए थे, जैसे फिर तुम्हारे पास ग्लूकोज अमीनो एसिड चला गया था। तो ग्लूकोज अमीनो एसिड को भेजोगे किस लिए, ठीक है ना, तो उसको जो है दोबारा तुम रीएब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है ना, अपने जो है ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर दोगे। और द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, ठीक है ना। तो ब्लड के साथ छना गया, छन्नी के साथ जो है तुम्हारा अमीनो एसिड और ग्लूकोज छना गया, तो उसको वापस नहीं जाने दोगे, तो उसको तो रीअब्जॉर्ब कर लोगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। द ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड तुम्हारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और द स्टेप इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। आ गया बच्चों। अगला जो स्टेप होता है यूरिन कलेक्शन होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट भी हम लोग कहते हैं। तो अब जो है तुम्हारा फाइनली यूरिन जो है तुम्हारा कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में बच्चों, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में से बाहर चले जाएंगे। द प्रोसेस कॉल्ड द यूरिन कलेक्शन या फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। ये तीन स्टेप तुम्हारे यूरिन फॉर्मेशन का, किसका है, यूरिन फॉर्मेशन। तो बोर्ड में पूछा जाएगा यूरिन फॉर्मेशन, तुम कहोगे ब्लड फिल्टर होता है ग्लूमेरुलस पे हाई प्रेशर पे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूमुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो है बच्चों, तो ब्लड के साथ जो है बहुत सारे तुम्हारे ग्लूकोज अमीनो एसिड या फिर अलग इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl वगैरह चले जाते हैं, सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। तो उसको क्यों बॉडी से बाहर फेंकोगे, तो उसको क्या कर होता है, रीअब्जॉर्ब कर देते हो। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद जो यूरिन को फाइनली तुम लोग कलेक्ट कर लोगे किसमें, कलेक्टिंग डक्ट पे, एंड द फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द यूरिन कलेक्शन। ये तुम्हारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। बस यही जो है तुम्हारा 3 स्टेप बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इतना ही छोटा तुमको लिख के आना है, ज़्यादा एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में क्या दिया ही, एनसीईआरटी में क्या दिया तुमको, क्या बोला, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, रेनल आर्टरी जो है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस को लेके आ रहा है कहाँ पे, किडनी के पास, और किडनी ब्लड को फिल्टर कर दे रहा है, ठीक है ना। और जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है किडनी में, वो पास होता है किससे, यूरेटर से, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर में क्या बच्चों, यूरिनरी ब्लडर में स्टोर हुआ बच्चों, और यूरेटर के थ्रू बॉडी के बाहर चला गया। एनसीईआरटी है प्योर, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है किडनी का, इट्स रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल कहाँ से, ब्लड से, यानी यूरिया को जो है तुम्हारे जो प्रोड्यूस कहाँ होता है, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में होता है, ठीक है, लंग्स में नहीं होता है, ठीक है ना, गलत यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं बच्चों तुम लोग को आज जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आया हुआ, ठीक है ना। तो जो प्लांट का जो बताएं ट्रांसपरेशन, तो वही आता है, दो वहीं से एक ही क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि हायर प्लांट्स में जो है 2 स्टेप बताओ जिससे जो है तुम्हारा वाटर पहुंचता हो, ठीक है ना। इस साल से भी, इस साल पूछा गया था, इस साल सैम्पल क्वेश्चन पेपर में फिर से देखने को मिला, लेकिन इस साल जो है तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। इसका फॉलोइंग वाला तुम लोग देख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन से आपको करा दिए जाएंगे। अब जो है इस पे जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। देखो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो है फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बायो से वैसे फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई जो है नए क्वेश्चन जो खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन जो है सारे टीचर्स कराते हैं तुम्हारे यूट्यूब पे, अलग अलग टीचर्स हैं बच्चों, अच्छे अच्छे एजुकेटर है तुम्हारे, जो मोहल्ले में तुम्हारे टीचर है, तुम्हारे स्कूल में टीचर सब सारे जो है वही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड में लाइफ प्रोसेस या फिर बायो में तुम्हारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई जो है बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आगे ही लेंगे, ठीक है ना। अगला चैप्टर कौन सा समाप्त करना है आप लोग बताएं। इसी के साथ हमारा बायो जो है समाप्त हो गया, बायोलॉजी जो है हमारा, इस बायोलॉजी सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो गई।
ठीक है ना। अब जो है बायो पे कोई जो है वन शॉट नहीं आएगा बच्चों, वन शॉट वगैरह नहीं है। वैसे ही कम लेक्चर में हम लोग हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस 2 में, कंट्रोल कंडीशन 4 लेक्चर में, लेकिन चारों को मिलाओगे तो 1.5 घंटा होगा, ठीक है ना, या फिर 1.5 घंटे से थोड़ा एक्सीड करेगा, ठीक है ना। इसी तरह जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी करोगे तो 2 घंटे के अंदर जो हम लोग कर लिए 4 लेक्चर में। आवर इन्वायरमेंट को 1 सेशन से किए, हेरिडिटी को 1 सेशन पे किए, मोनोहर्बिट पे अलग से किए, ठीक है ना, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सेशन आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम लोग अब जो है प्रैक्टिस क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को कवर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहीं से जो उस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है ना। उसी से हमारा रिवीजन हो जाएगा। हमारा जो फिजिक्स का 4 चैप्टर रखा हुआ है, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर रखा है, तो इसको भी हम लोग जनवरी आने से पहले समाप्त कर देंगे। 7 चैप्टर 7 दिन, ठीक है ना, 7 दिन नहीं, कहीं कहीं 2-2 लेक्चर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो उन सब में हमारा जो है स्ट्रेटेजी जो रहेगा बच्चों, तो वहीं पे उसके पीवाईक्यू कर लेंगे, अलग से समय बर्बाद नहीं करेंगे, वहीं पे उनके पीवाईक्यू हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो चैनल को, लाइक करने से अच्छा सब्सक्राइब करो, और जो है जिनको जिनको जो है इस वीडियो की ज़रूरत है बच्चों, पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए खूब क्वेश्चन बैक सॉल्व करो और खूब मेहनत करो।